हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्नो इस लाइव पे। तो जो मिसे निमी की असाइनमेंट जो चल रही थी, मैं उसी का अगला वीडियो पार्ट लेकर आया हूँ। जो आज का टॉपिक है वह है फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट के ऊपर। आपको निमी की असाइनमेंट की जो बुक आती है उसकी पूरे क्वेश्चंस MCQ ट्रू फॉल्स मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो दोस्त मेरे वीडियो देखते हैं, अगर उसमें कुछ तरह की गलतियाँ होती है या मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में बोलता हूँ या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूँ। और अगर आपको कुछ ऐसा सजेशन आप करते हैं कि आपको चैप्टर वाइज MCQ चाहिए या किसी टॉपिक में कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो वो टॉपिक मुझे बताएं, मैं आपको उसको सॉल्व कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है सेफ्टी, ऊपर देखिए लिखा ही हुआ है मशीनिस्ट फोर्जिंग प्रथम वर्ष, मीन्स फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन है। ठीक है, NSQ लेवल 5 की जो है उसकी क्वेश्चन है सेफ्टी सुरक्षा से। क्या बोलता है? फोर्स स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड वाले हिस्से को जनरल पर्पस ग्राइंडिंग व्हील के साइड में ग्राइंड किया जाता है। बोल रहा है कि जो स्क्रू ड्राइवर का जो ब्लेड पोर्शन होता है, जिससे हम लोग किसी स्क्रू ड्राइवर को मीन्स किसी स्क्रू को खोलते हैं, उसको जो हमारे जनरल पर्पस ग्राइंडिंग व्हील होता है, आपको पता होगा जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील होता है जो वर्कशॉप पे जनरली वो जनरल पर्पस ग्राइंडिंग व्हील होता है, पेडेस्ट्रियल, जिसको पेडेस्ट्रियल ग्राइंडर बोलते हैं, जिसमें जो बॉन्ड होता है, जो व्हील होता है उसको वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है। तो उसको कभी भी हम लोग साइड में ग्राइंडिंग नहीं करते, व्हील के हमेशा फेस पोर्शन पे ना जो कर्वेचर बना होता है उस पर ग्राइंडिंग करते हैं। तो देखिए फोर्जिंग ईंधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला है? ब्लैक स्मिथ के हर्थ में हैंड फोर्जिंग के लिए उपयोग होने वाले ईंधन का नाम बताइए। मीन्स बोलता है जो ब्लैक स्मिथ होता है वो अपने फोर्जिंग को गर्म करने के लिए, फोर्स को गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में जिसका यूज़ करता है वो क्या क्या है? तो वो वुड और कोल मीन्स लकड़ी और चारकोल का यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टूल स्टील को फोर्जिंग करने के लिए अति उपयुक्त ठोस ईंधन का नाम बताइए। तो अगर आप कोई भी टूल स्टील को फोर्ज करना है तो उसके लिए जो आपको ईंधन मीन एज ए फ्यूल यूज होगा वो क्या क्या होगा? कोल, कोक एंड चारकोल, ये आपका यूज होता है। बोल रहा है यदि फोर्जिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो तो कंपोनेंट में किस प्रकार के डिफेक्ट आते हैं। अगर अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके फोर्जिंग टेम्परेचर क्या होता है पहले ये समझिए। फोर्जिंग टेम्परेचर बोला जाता है मेटल को उसके ऑस्टेनाइट स्टेज मीन्स मेल्टिंग होने से पहले का जो टेम्परेचर होता है उसको उसका फोर्जिंग टेम्परेचर कहते हैं, जब मेटल जो होता है वो प्लास्टिक कंडीशन में होता है। ठीक है, मीन्स मेटल का प्लास्टिक कंडीशन क्या है? तो प्लास्टिक कंडीशन जानने के लिए आपको मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, जब आपने पढ़ी होगी मेटल की प्रॉपर्टीज, जहाँ डक्टिलिटी है तो वहाँ एक प्लास्टिसिटी पढ़ी होगी। तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस है? इलास्टिसिटी बोला जाता है अगर किसी मेटल में हम प्रेशर देते हैं, चाहे वो कॉम्प्रेसिव फोर्स हो या टेंसाइल फोर्स हो, अगर मेटल क्या करता है फोर्स अप्लाई करने पे मेटल शेप चेंज कर लेता है, पर जैसे ही फोर्स हटाते हैं वो फिर उसी साइज में आ जाता है जिसमें पहले था। तो इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो फोर्जिंग में क्या होता है, मेटल को इलास्टिक स्टेज पे नहीं, मेटल को प्लास्टिक स्टेज पे उसको गर्म किया जाता है, देन उसको हैमरिंग करके उसको खींच कर जिस शेप में चाहिए उस शेप में किया। तो प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होता है मेटल को, जिसमें मेटल पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है और फोर्स हटाने के बाद भी वो उसी शेप में बना रहता है, ना कि अपने पहले अवस्था में आता है। तो इसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो मेटल को इस स्टेज से गर्म करना, अगर मेटल इस स्टेज से गर्म नहीं हुआ तो क्या होगा? मेटल के जो इंटरनल ग्रेन होते हैं, जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा इंटरनल ग्रेन क्या है, वो ठीक से फॉर्म नहीं करते। मेटल पे जो होता है वो टूट सकता है क्योंकि मेटल तो प्लास्टिक स्टेज में आया नहीं है। आप उसको जबरदस्ती अगर खींचेंगे तो क्या होगा? वो बीच से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। फोर्जिंग टूल, निम्नलिखित में 3 फोर्जिंग टूल दिए हैं, इनका यूज बताइए। ऑप्शन ए जो है उसको हम लोग रैक कहते हैं, ऑप्शन बी जो है उसको स्प्रिंकलर कहते हैं, ऑप्शन सी को हम लोग सोवल कहते हैं। तो इसका यूज मैं बता देता हूँ, नीचे लिखा भी है। रैक का यूज जब आप कुछ भी हीट मीन जैसे आपने ईंधन डाला है या चारकोल हो, ठीक है, या आप लकड़ी डालते हैं या वो कोक हो, जो कोई ईंधन में फोर्जिंग में यूज करते हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज क्लिंकर होती है, मीन्स कोई ऐसी चीज जो जलेगी नहीं, ठीक है, जब प्लास्टिक ऐसे क्लिंकलर होते हैं
तो उनको हटाने के लिए इस रैक का प्रयोग किया जाता है। आपको मैं आपको बताना चाहूँगा, हर बार किसी भी अगर फोर्जिंग करते हैं तो किसी टूल का बार बार यूज़ करते हैं, वो टूल गर्म होता है तो उसे बगल में रखी एक टैंक होती है जो वाटर टैंक होती है, उसमें ठंडी कर ली जाती है। तो ऑप्शन बी क्या बोलता है, जो है वो स्प्रिंकलर है, उसका यूज क्या क्या है, जो हीट होती है उसको लोकलाइज करने के लिए किया जाता है। तो सी नंबर 6 नंबर देखिए क्या लिखा है, अर्थ के किसी निश्चित स्थान पर हीट को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। मीन्स लोकलाइज करने की, किसी अगर अर्थ के हमको इस पोर्शन में आपको हीट चाहिए, इस पोर्शन में आपको रखेंगे, उसको लोकलाइज करने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलता है, ऑप्शन सी हो जाता है शॉवेल। शॉवेल है, जिसका नाम शॉवेल है, इसका क्या है, अगर आपको आपके फोर्जिंग जिसमें हर्थ होते हैं उसमें अगर आपको ईंधन डालना है तो अब इससे उठा कर डालते हैं, अगर वहां से जो जले हुई पदार्थ उसको निकालना है तो इसका यूज करते हैं। तो देखिए लिखा ही हुआ है, कोयले को लाने ले जाने के में उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए नीचे फोर्जिंग टेम्परेचर दी है, एक तरफ फोर्जिंग टेम्परेचर और एक तरफ मेटल्स दी हुई है। तो देखिए 3 मेटल्स दी हुई है, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, और ठीक उसके इस बगल इसका टेम्परेचर दिया। तो देखिए क्या है, फोर्जिंग का हीटिंग टेम्परेचर जब 1100 हो, 1100 टेम्परेचर के लिए हम लोग हाई स्पीड स्टील करते हैं। मीन्स फोर्जिंग हाई स्पीड स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर क्या है, 1100। हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर क्या है, 1150। और माइल्ड स्टील का फोर्जिंग टेम्परेचर क्या है, 1300। तो इस प्रकार आप देखते हैं जिसमें जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है उसका फोर्जिंग टेम्परेचर उतना कम है, और जिसमें कार्बन का परसेंट कम है उसका फोर्जिंग टेम्परेचर उतना ज़्यादा है। ठीक है, अब जो है वो है सही उत्तर चयन कीजिए, मीन्स एमसीक्यू है। क्वेश्चन क्या है, फोर्ज में हीटिंग के लिए स्टॉक लगाने की सबसे उत्तम विधि निम्न है। मीन्स अगर आप फोर्जिंग कर रहे हैं उसमें जिस मेटल को आपको गर्म करना है उसको स्टॉक बोलते हैं, उसको सही पोजीशन में रखने की सबसे उत्तम विधि क्या है, आग के ऊपर कोयले की पतली परत से ढक दें। मीन्स आप क्या करें, स्टॉक को रखते हैं उसके ऊपर एक पतले कोयले की परत से रख दें उसके ऊपर। ऑप्शन बी, टूवर्ड्स के दूर कोयले की मोटी परत ऊपर लगाएं। मीन्स टायर जिसमें से एयर आती है जो आपके फोर्ज को जलने में सहायता करती है, उससे थोड़ी दूर में रखकर उसके ऊपर कोयले की मोटी परत लगाएं। ऑप्शन बी, टायर्स के पास हवा से सीधे स्टॉक पर आने दें। मीन्स टायर से जो हवा आ रही है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करे मेटल से। ऑप्शन डी है, टूवर्ड्स के नीचे की आग को गहराई के अंदर से आने दें। तो इसका जो आंसर होगा 1 का बी होगा, टूवर्ड्स के थोड़ी दूर, मीन टायर्स के थोड़ी जहाँ से हवा आती है उसके थोड़ी दूर कोयले की मोटी परत के नीचे आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फोर्जिंग की जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या बोलता है, स्वेज ब्लॉक डैश का बना होता है। स्वेज ब्लॉक जो होता है वो आपका मेलेबल कास्ट आयरन का बना होता है। आपने अगर स्वेज ब्लॉक देखा होगा तो स्वेज ब्लॉक कुछ ऐसा दिखता है, उसके साइड्स में अजब अजब टाइप के शेप्स बने होते हैं। ठीक है, कहीं पे हाफ राउंड बने होते हैं, कहीं पे स्क्वायर बना होता है, ऐसे चारों डायरेक्शन बने होते हैं, बीच में कहीं सर्कल्स बने होते हैं, कहीं स्क्वायर रहते हैं। तो इसका यूज हमें जिस मेटल को गर्म करके उसको उस तरह का शेप देने में यूज होता है, तो ये मेलेबल कास्ट आयरन का बना होता है। क्वेश्चन 2 देखिए क्या बोल रहा है, पंच का उपयोग किसी भी आकार के डैश के रूप में देने के लिए किया जाता है। रूप का देखिए लिखा हुआ फॉर्मिंग, तो आपको जैसे पता होगा, जनरल आप पंच पढ़े होंगे तो पंच का यूज किया जाता है। जैसे आपने डॉट पंच पढ़ा हो, सेंटर पंच का, ये उस तरह का पंच नहीं है। इसमें पंच का यूज फोर्जिंग में किसी भी प्रकार के होल को बनाने के लिए पंच को किया जाता है। आपको मेटल को गर्म करिए, पंच को उस पर रख रखे, फिर हैमर से स्ट्राइक करके आप उस होल बना सकते हैं। और बता दूं, ड्रिफ्ट, आपने ड्रिल ड्रिप पढ़ी होगी जिसका यूज मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को निकालने में होता है, पर फोर्जिंग में ड्रिफ्ट का यूज उस होल को फिनिश और उसको इनलार्ज करने में होता है। देखिए नीचे ठीक उसका क्वेश्चन आ गया है, ड्रिफ्ट का प्रयोग पंच के होल को क्या करने के लिए, प्रीवियस होल को इनलार्ज करने के लिए किया जाता है। लिखा कुछ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए पंच तथा ड्रिफ्ट डैश प्रतिशत कार्बन वाले स्टील को होते हैं। जिसमें हम पंच और ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं उसमें जो कार्बन परसेंट होता है वो 0.8% होता है। देखिए सही, फिर आते हैं सही या गलत को बताइए। स्लेज हैमर का उपयोग कठोरीकृत सरफेस पर किया जाता है। तो स्लेज हैमर का उपयोग कभी भी हम लोग जो सरफेस हार्ड है उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे स्ट्राइक करेंगे तो इतना फोर्स जनरेट होगा, इतना वाइब्रेशन होगा कि वो आप उसको या तो हैमर हाथ से छूट जाएगा या आपको इंजरी हो सकती है।
तो ठीक है, तो नीचे देखिए, इसको संक्षिप्त उत्तर दीजिए। नीचे दिए चित्र में दर्शाया गया स्मिथ टूल ए और बी का उपयोग बताइए। तो जो ए है वो आपका हॉट सेट कटिंग टूल है, जिसके एंगल देख लिए 30 डिग्री है, इसको हॉट सेट कटिंग टूल बोलते हैं, 30 डिग्री है, ठीक है। और नीचे जो है हार्डी, इसको हार्डी बोलते हैं। इसका इन दोनों का यूज तब किया जाता है जब मेटल को दो भागों में काटना हो, ठीक है। तो मेटल को गर्म करिए, नीचे की तरफ देखिए आपने हार्डी रखी हुई है, और ऊपर कहते हैं हॉट सेट कटिंग टूल, जिसको 30 डिग्री है, मार्क 30 डिग्री है, ये देख लीजिए आप। नीचे में एक हार्डी रखी हुई है, ऊपर एक हॉट सेट कटिंग टूल है। ऊपर से हम जब भी इसके ऊपर हैमर करेंगे तो क्या होगा, मेटल जो हमारा दो पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट कटकर अलग हो जाएगा। पर मेटल जो है वो किस स्टेज में होना चाहिए, उसके प्लास्टिक स्टेज में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, ऊपर चित्र दर्शाया गया स्मिथ टूल ए और बी का उपयोग बताइए। तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया कि ए और बी जो टूल है इसका यूज जनरली गर्म मेटल को दो भागों में काटने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और हार्डी जो है उसको फॉर्मिंग करने के लिए भी टूल को अगर चाहिए तो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, स्विच ब्लॉक के 4 विभिन्न उपयोग बताइए। तो मैंने बता दिया, स्विच ब्लॉक जो होता है आपका, उससे बेंडिंग कर सकते हैं, उससे पंचिंग करते हैं, उससे शेपिंग करते हैं, कर सकते हैं। फोर्जिंग के कार्य में उपयोग होने वाले हैंड हैमर का भार कितना होता है। आपने पहले पढ़ा स्लेज हैमर का जनरली यूज ब्लैक स्मिथ लोग करते हैं, पर जब फोर्जिंग का कार्य होता है, एक आपने पढ़ा होगा कि जब मार्किंग करने के लिए, आपने पढ़ा होगा मार्किंग करने के लिए जो हैंड हैमर का यूज करते हैं वो कितना होता है, 250 ग्राम का होता है, ठीक है। और फोर्जिंग कार्य में जो हैंड हैमर का यूज करता है वो 2 किलो का होता है, तो 1 का आंसर बी होगा। नीचे कुछ टोंग दिखाए गए हैं, ये टोंग का यूज, पहले ये बताइए टोंग किससे बना होता है, ठीक है। टोंग जो होता है माइल्ड स्टील से बना होता है। ये टोंग का यूज क्यों किया जाता है, इस टोंग का यूज आपके जो फोर्जिंग जो हर्थ होता है जिसमें मेटल गर्म होता है, उसमें से मेटल को निकालने या मेटल को डालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप का टोंग है, देखिए फ्लैट टोंग है, हॉलो टोंग है, राउंड टोंग है, ठीक है। देखिए इस तरह के नाम लिखे हुए हैं। जो बी है उसको हॉलो टोंग होता है, मतलब जॉब को हॉलो, मतलब एक जॉब को, राउंड जॉब को पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए, जो डी है वो आपका हॉलो टोंग है। ऑप्शन 1 जो आपका बी है वो आपका राउंड टोंग है। ऑप्शन 3 जो देखिए जो सी है वो उसका स्क्वायर टोंग है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो मैं आपको बताऊंगा हॉलो टोंग और राउंड टोंग। जो आपका बी है वो आपका राउंड टोंग है, और हॉलो, अगर आपको जॉब को पैरेलली मीन्स पकड़ना है तो आपको बी राउंड टोंग का यूज है। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, गोल वस्तु को क्षैतिज पकड़ने के लिए, अगर आपका गोल वस्तु हो उसको उसके एक्सिस के पैरेलल पकड़ना हो तो हमें हॉलो टोंग का यूज करते हैं। अगर उसको गोल वस्तु को टोंग के एक्सिस से अगर राइट एंगल में पकड़ना हो तो हमें राउंड टोंग का यूज करते हैं। नीचे देखिए जो दिखाया गया है वो एनविल है, तो इसमें एनविल के विविध पार्ट के दिखाया गया है, तो उसमें नाम बताना है। तो देखिए एफ जो है उसको हम लोग ऑफसेट ब्लॉक बोलते, ए देखिए पहले ए को हम लोग फेस बोलते हैं, बी को हम लोग हार्डी होल देते हैं। ऊपर जो मैंने दिखाया था हॉट सेट एंड हार्डी, जो हार्डी है वो इसी के ऊपर रखा जाता है, इसी होल में फिक्स किया जाता है, ठीक है। जो आपका सी है उसको पिक्चर होल बोलते हैं, ठीक है। उस बी बी बहुत ही, जो आपका सी है वो बहुत ही है, उसको राउंड होल या पिक्चर होल बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डी आपको पोर्शन जो है टेल पोर्शन है, वहां पे किसी जगह 90 डिग्री पे बेंड किया जाता है। बी आपका हार्डी होल बता दिया, मेटल को जो दो पार्ट्स में काटना हो तो हार्डी को इसी में सेट करते हैं। सी जो आपको किसी चीज को अगर होल्स बनाना है तो उसको वहीं पर किया जाता है। बी फेस पे इस पे स्ट्राइकिंग की जाती है। ई किसी को, ई जो सरफेस जिसको बिग बोलते हैं, अगर किसी चीज को अगर राउंड शेप या कर्व ऐसे देना है तो उसको यहीं पे करते हैं। तो देखिए लिखा ही हुआ है, वर्क को समकोण पर मोड़ने के लिए क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए। वर्क को समकोण पे मोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया था, टेल का, मैंने बताया ही आपको, ठीक है। जो टेल का प्रयोग किया था। होल पंच करने के लिए मैंने बोला जो सी देखिए वो पिक्चर होल, उसको किया जाता है। ड्राइंग डाउन या कटिंग ऑफ करने के लिए जिसको एफ जो है उसका प्रयोग किया जाता है। हार्डी तथा स्टेक को फंसाने के लिए हार्डी होल का प्रयोग किया जाता है। मेटल में जंपिंग के लिए जो किया जाता है वो भी सामने जो ऑफसेटिंग ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। और गोल आकार में मोड़ने के लिए आपको किसका, बिग का प्रयोग किया जाता है। नीचे देखिए 3 ऑपरेशंस दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें एक अपसेटिंग है, एक जंपिंग है, ठीक है।
सेंटर अपसेटिंग क्या बोलता है? अपसेटिंग बोलता है अगर किसी मेटल के क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करना है तो उसे प्रोसेस को हम लोग अपसेटिंग बोलते हैं। तो देखिए मेटल के तीनों प्रोसेस में एक चीज देख लीजिए, मैं आपको तीनों प्रोसेस में दिखा देना चाहूंगा कि पहले ए में देखिए इसके सेंटर पार्क इस मेटल है, मेटल के सेंटर पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया अगर किसी मेटल के अगर क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं उसको अपसेटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके सेंटर पार्ट का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है इसलिए सेंटर अपसेटिंग बोलते हैं। इसके एंड पार्ट का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज से एंड अपसेटिंग बोलते हैं। इसका फुल मीन्स मेटल का फुल क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करता है, इस प्रोसेस को हम लोग जंपिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए खाली स्ट्रिंग में क्या बोलता है, देखिए खाली स्ट्रिंग में मैंने बता दिया। अपसेंडिंग ऑपरेशन में जॉब की लंबाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, बेंडिंग के समय बाहरी ग्रेन स्ट्रक्चर डैश हो जाते हैं, जबकि आंतरिक ग्रेन स्ट्रक्चर मीन्स अगर मैं बेंडिंग करते हैं तो अब मैं आपको एक डायग्राम से दिखाता हूं। आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर इस पार्ट जो इसको अगर बेंडिंग करना है तो आपका जो बाहरी स्ट्रक्चर वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। वही लिखा है बेंडिंग के समय बाहरी ग्रेन स्ट्रक्चर क्या लेन देन मीन्स ये बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा हो जाता है, पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मीन्स वो छोटा हो जाता है। गोलाई में मोड़ने का कार्य निहाई के डैश पर किया जाता है, और जबकि समकोण मोड़ना हो तो निहाई के डैश पे। निहाई यहाँ पे मीन्स आपका जो बोलता है वो आपका जो निहाई इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, जो इस पार्ट को बोलते हैं जिसको एनविल बोलते हैं हम लोग। तो आपको पहले क्या बोला गया है देख लीजिए, गोलाई में मोड़ने के लिए आपको बिग का प्रयोग करना है, और आपको जब भी उसको समकोण पे मोड़ना हो तो आपको उसको टेल पार्ट को करना है। नीचे देखिए फोर्जिंग ऑपरेशन दिखाए गए ए बी एंड सी में। ठीक है, तो डिफरेंट ऑपरेशन को दिखाया गया, तो बोल रहा है इसमें कौन कौन से ऑपरेशन है। जो आपका ए वाला ऑपरेशन है उसको हम लोग नॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, मीन्स नॉचिंग मीन्स ग्रुप बनाना। ऑप्शन बी प्रोसेस को फुलरिंग बोलते हैं, मीन्स मेटल को एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच करना। ऑप्शन सी वाला पोर्शन को फिनिशिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग टूल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है जिस मेटल को एक पर इसके लिए हमें सेट हैमर का प्रयोग किया जाता है। और मेटल को, और देखिए इस ऑपरेशन में स्प्रेडिंग भी कहते हैं, मीन्स मेटल को बी ऑपरेशन को स्प्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, इस फुल रिंग ऑपरेशन को। तो फोर्जिंग से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आए हैं उष्मा संचार मशीनिस्ट फोर्जिंग के लिए। तो देखिए एक साइड में जो है सारे स्ट्रक्चर दिए हैं आयरन के, सीमेंटाइट है, पियरलाइट है, मार्टिनसाइट है, आइसोनाइट है, मीन ऑस्टेनाइट है। इसको आइसोनाइट किए गए जो ऑस्टेनाइट होना चाहिए, और फेराइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके बगल में उसके यूज लिखे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सॉफ्ट, नम तथा डक्टाइल होता है। इनमें से कौन सा मेटल सीमेंटाइट फेराइट में कौन सा जो होता है वो सॉफ्ट होता है और डक्टाइल होता है। मीन्स फेराइट स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन परसेंट समझिए ना के बराबर होता है, और कहीं किसी किसी बुक में 0.08% लिखा होता है। तो ये जब भी कार्बन परसेंट किसी में कम होगा तो क्या होगा, हार्ड नहीं होगा, वो उतना डक्टाइल होगा और सॉफ्ट होगा। तो 1 का आंसर क्या होगा, ई होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हार्ड एंड ब्रिटल होता है। तो जिसमें जितना कार्बन परसेंट ज़्यादा होगा, मीन सीमेंटाइट में 2% से ज़्यादा कार्बन होता है तो वो हार्ड होता है, इसलिए हार्ड एंड ब्रिटल क्या होगा, सीमेंटाइट होगा। ऑप्शन 3 देखिए, फेराइट तथा मेटनसाइट से मजबूत है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो फेराइट स्ट्रक्चर और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर से मजबूत होता है, तो परलाइट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज जो होता है ना ज़्यादा होता है, मीन्स सीमेंटाइट से कम होता है और फेराइट से ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, उससे ज़्यादा मजबूत होता है। महीन ग्रेन तथा ठंडा करने पर आसानी से मशीनिंग किया जाता है। तो जो हमारा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर है उसके जो ग्रेन बहुत फाइन होते हैं, तो उसको जब ठंडा कर देता है तो उसको मशीनिंग किया जाता है, जो कि हम लोग एनलिंग प्रोसेस में करते हैं। वियर प्रतिरोधक क्षमता तथा अन्य धातु को काटना। तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है, जब हमारे कब मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर होगा, जब हम किसी शरीर को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करते हैं, उसको हम लोग रैपिडली ठंडा करते हैं रिएक्टिव ब्राइन सोल्यूशन में या वाटर में, तो हमारा मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसकी जो ग्रेन्स होते हैं बहुत सुई की तरह होते हैं, मीन्स नीडल्स की तरह होते हैं, जो कि दूसरे वस्तुओं को काटने में यूज होता है। नॉन मैग्नेटिक, तो आपका ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो होता है स्टील का वो नॉन मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो नीचे एक नीचे के प्रोसेस में देखिए बी वाले में एक तरफ जो दिया गया है वो सारे स्ट्रक्चर्स के कैसे होता है, और दूसरी तरफ में टेम्परिंग प्रोसेस दी, हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ऑनिलिंग, ये सब दी हुई है।
तो देखिए क्या बोलता है, वियर प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, मीन्स क्षय होने की क्षमता बढ़ाता है। किसमें होता है आपको पता होगा, हार्डनिंग जो होती है, जो टूल्स होते हैं वो हार्ड एंड टेम्पर्ड होते हैं। तो हार्ड एंड टेम्पर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो दूसरे मटेरियल को काट सके और खुद क्षय ना हो, तो हार्डनिंग प्रोसेस में ऐसा होगा। ऑप्शन 2, स्टील को सॉफ्ट करता है। तो एनलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टील को सॉफ्ट करने के लिए, ताकि वो इजिली मेसिनेबल हो जाए, तो एनलिंग प्रोसेस होगा 2 का सी। ऑप्शन 3 कहता है स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करता है। तो आपको इतना याद है कि नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि स्टील के स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, ताकि वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, उसकी जो ब्रिटलनेस है वो कम हो, वो इजिली मशीनेबल हो सके। मशीन करने की क्षमता को सुधार करता है। तो एनलिंग प्रोसेस में मैंने पता था वो स्टील को सॉफ्ट भी करता है और इजी मशीनेबल भी करता है। टफनेस तथा सॉफ्ट प्रतिरोधक उत्पन्न करते हैं। हार्डनिंग प्रोसेस में जो मेटल जो होता है हार्ड एंड ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, वो जल्दी से टूट सकते हैं। तो हम टेम्परिंग करने के, हार्डनिंग करने वाले उस मेटल को टेम्परिंग कर देते हैं। इसकी उसकी शॉक मीन्स जो हम सडन हैमर से शॉक देते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं, जो शॉक उत्पन्न होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या बोला है, 400 सी से कम ताप पर गर्म करना तथा पानी में ठंडा करना। तो टेम्परिंग जो टेम्परेचर है वो जनरली 400 डिग्री से कम पे किया जाता है। स्टील का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 56 डिग्री अधिक पर गर्म करना, फिर खुली हवा में ठंडा करना। तो आपको पता होगा ऐसा जो हम जनरली जो करते हैं वो हम लोग एनलिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में करते हैं। कि एनलिंग प्रोसेस में याद रखिएगा दोनों में 50 डिग्री जो है देखिए दें, पर एक तो हम खुली हवा में जब करेंगे वो नॉर्मलाइजिंग, जब जब हम लोग कूल डाउन फर्नेस या स्टॉप फर्नेस में करेंगे तो वो एनलिंग होता है। तो देखिए 8 नंबर क्या होता है, स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 50 से अधिक गर्म करना, फिर एकाएक पानी में डुबाना को जो ना हार्डनिंग टेम्परेचर, सडन पानी में डुबाना हार्डनिंग होता है। स्टील की अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 50 डिग्री अधिक गर्म करना, फिर स्विच ऑफ फर्नेस में, फिर ऑफ की फर्नेस में करना, तो एनलिंग होता है। स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 50 से अधिक गर्म करना, फिर गर्म टुकड़े को सूखी रेती में ढक कर करने से भी हमको एनलिंग मिलती है, ठीक है। नीचे देखिए दिखाया गया है, देखिए 723 डिग्री पे अगर आप नीचे ठीक क्लियरली देखते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 0.84 दिखेगा, ये याद रखिएगा। 0.84 की इधर जितने भी स्टील है ये हाइपर यूटेक्टाइड स्टील है, इनको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। 0.8% का कम हो रहा, 0.84% को हम लोग बोलते हैं यूटेक्टॉइड स्टील, यूटेक्टॉइड स्टील। और इसके इधर के टेम्परेचर को बोलते हैं हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि कौन से स्टेट के लिए अपर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है। तो यूटेक्टॉइड स्टील आपको बोलिएगा, उसके लिए आप देख लीजिए डायग्राम में ही दिखाया गया है यूटेक्टॉइड स्टील के लिए। देखिए यहाँ पे अपर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर दोनों सेम होता है। ये देख लीजिए हाइपर यूटेक्टॉइड के लिए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 एंड अपर क्रिटिकल 900 दिखाया गया, वो 910 होता है। तो इसमें 3 पार्ट दिखाया है जहाँ पे स्टील के स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है वो दिखाया ए, बी और सी, ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट जो होता है मीन 723 डिग्री के नीचे जो कार्बन स्टील जो मीन हाइपर यूटेक्टाइल स्टील होता है। फिर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायग्राम से रिलेटेड। बोलता है कि 0.84% जो कम होता है उसको क्या बोलता है, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील। तो ये हाइपर यूटेक्टाइड स्टील जिसका टेम्परेचर 723 में कम होगा उसमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, फेराइट प्लस पियरलाइट स्ट्रक्चर, फेराइट और पियरलाइट स्ट्रक्चर। और जो 0.84 के उधर है, ठीक है, 0.84 के इधर है, इसको हाइपो बोलते हैं। तो ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे में क्या मिलता है, पियरलेट और सीमेंटाइड मिलता है। जैसे ये हीट होते हैं, इनको हीट करते हैं, तो जैसे ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा आपका क्या, देखिए आपका फेराइट जो स्ट्रक्चर है, आपका फेराइट स्ट्रक्चर वैसे ही रखता है, पर आपका जो पियरलाइट स्ट्रक्चर है तो वो किस में चेंज होता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज होता है, ठीक है। ये आपका देखिए 723 के नीचे जो आपका हाइपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइपर यूटेक्टाइड स्टील का देख लीजिए आप क्या होता है। हाइपर यूटेक्टाइड स्टील जो होता है 723 के नीचे आपका कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, फेराइट और पियरलाइट। जैसे ही ये 723 के ऊपर जाता है तो देखिए आपका फेराइट, तो फेराइट देखिए फेराइट है ही है, पर आपका परलाइट स्ट्रक्चर किस में चेंज होता है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में। और जैसे ही अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस करता है वो पूरा ऑस्टेनाइट हो जाता है। फिर आपको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये जो 2 नंबर में जो है 0.84 के ज़्यादा क्या होता है, हाइपो यूटेक्टाइड स्टील। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है, परलाइट और सीमेंटाइट स्ट्रक्चर मिलता है।
जैसे ही इसको 723 से ऊपर गर्म होता है तो आपको परलाइट स्ट्रक्चर देखिए किसमें चेंज होता है, आपका ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, आपका सीमेंटाइट वैसे ही बना हुआ है। और जैसे ही 923 910 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो पूरा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जो कि देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं बी ई। तो बी पे कौन सा स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको लिखा हुआ है ऑस्टेनाइट और फेराइट, और ई पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर लिखा है और देख लीजिए ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 1.4 कार्बोनेट स्टील को पूरी तरह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को में ट्रांसफर करने के लिए गर्म करने के जाने वाले ताप क्या होगा। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अब उसको फुली ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में चेंज करना हो तो स्टील को हमेशा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा पे गर्म करना हो। तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 910 होता है। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है 2 नंबर, उस स्टील का नाम बताइए जिसका निम्न तथा उच्च क्रिटिकल क्रांतिक ताप मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर सेम होता है। तो मैंने आपको बताया यूटेक्टॉइड स्टील। हीट ट्रीटमेंट के समय सोकिंग का उद्देश्य क्या है। सोकिंग देखिए हीट ट्रीटमेंट पे जो होता है प्रोसेस कैसे चलता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किसी चीज़ को हीट करना सडन टेम्परेचर पे, उसको मीन्स अगर कोई बड़ा चीज़ है अगर उसको हीट कर रहे तो हीट का ट्रांसफर उसके पूरे मेटल में एक समान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करने के बाद कुछ देर छोड़ देते हैं ताकि हीट जो है पूरे मेटल में एक समान ट्रांसफर हो सके। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हीट कैसे ट्रांसफर होता है, एक मॉलिक्यूल गर्म होता है वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को, जो ठंडे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है, फिर वो अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है। आपको पता ही होगा हीट ट्रांसफर कैसे होता है। एक मेटल समझिए, एक मेटल है, ठीक है, इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऐसे करके बने हुए हैं सारे। तो हम अगर इस पार्ट से हीट कर रहे हैं इसको, तो क्या करेंगे, पहले ये वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, अगर इसी समय हम इसको ठंडा करें तो क्या होगा, मेरा बस ये वाला पार्ट हार्ड होगा, इतना पार्ट बस हार्ड होगा, ये वाला पार्ट सॉफ्ट रह जाएगा। तो इसीलिए सोकिंग बोलता है, सोकिंग प्रोसेस बोलता है कि मेटल को कुछ देर छोड़ देना ताकि इसका हीट इसके बगल वाले मॉलिक्यूल, ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को हीट करके इसको भी हीट कर देगा, फिर ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल करेगा, फिर ये वाला हीट हो जाएगा, इससे आपका पूरा मेटल एक समान हीट हो जाएगा। तो सोकिंग प्रोसेस इसीलिए बोलता है कि मेटल में इक्वली हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो ये बोलता है टू कीप द स्टील एट अ सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड। ठीक है, देखिए नीचे क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, कूलिंग दर की तीव्रता अर्थात धीमी गति से तीव्र गति कूलिंग के कम के नीचे गए कूलांग माध्यम का पुनरुत्त करिए। मीन्स बोला क्या है, हम देखिए कूलिंग करने का अलग अलग मीडियम है, जैसे ब्राइन सोल्यूशन है, वाटर है, ठीक है, ऑयल है, एयर है, फर्नेस है। तो किसमें सबसे कम होता है उससे बढ़ाते हुए करना है। मीन्स जिसमें सबसे स्लो रेट होता है वो 1 नंबर पे, उसके बाद जो आता है वो 2 नंबर पे। तो सबसे कम देखिए देख लिए फोर्स्ड एयर या हवा, जो सबसे मेटल को सबसे धीमा ठंडा करता है, ठीक है, तो वो एयर आ गया। दूसरे नंबर पर तेल है, तीसरे नंबर पर आपका पानी या वाटर आता है, चौथे नंबर पर ब्राइन सोल्यूशन आता है। ब्राइन सोल्यूशन जो होता है वो एक वाटर ही होता है जिसमें नमक मिला होता है, नमक का घोल होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्टील को हार्ड करने का 3 उद्देश्य क्या है। स्टील को हार्ड करने का एक उद्देश्य क्या है कि वो दूसरे मेटल को काट सके, ठीक है, उसमें वेयर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी हो और वो अच्छी तरह शॉक एब्जॉर्ब कर सके, अच्छी तरह शॉक एब्जॉर्ब ना कर सके मीन्स हार्ड दूसरे मेटल को काट सके, वो जल्दी क्षय ना हो, वेयर रेसिस्टेंट, उसका हार्डनेस रहना चाहिए। नीचे दिए गए ग्राफ के चित्र में 1.3% कार्बन वाले प्लेन कार्बन स्टील में नॉर्मलाइज करने के लिए ताप रेंज कितना होगा। तो देख लीजिए आप डायग्राम में दिखाएगा, मीन्स वो 1000 से 1030 के बीच में होगा। ठीक है, सही एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यू क्या बोलते हैं, हार्ड किए हुए स्टील के कंपोनेंट को टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है। मैंने पहले बताया टेम्परिंग करने का जो आपका उद्देश्य मेन होना चाहिए वो क्या, स्टील की जो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को कम करना और टफनेस को बढ़ाना। तो देखिए 1 का 4 आपको लिखे हुए है कि उसकी टफनेस को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, हाई कार्बन स्टील या हाइपर मीन्स 0.84% से कम के हार्ड करते समय अधिकतम हार्डनेस प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि स्टील को उच्च ताप से अधिक समय तक सोख तक गर्म करना और सोख करने देना। मीन्स जब भी आपको हाइपर यूटेक्टाइल स्टील को जब करना हो तो उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर ज़्यादा गर्म करें और एक सोकिंग टेम्परेचर पे छोड़ दे। अब सोकिंग टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, वो सोकिंग टेम्परेचर जो होता है उसके क्रॉस सेक्शन पर निर्भर करता है। जब मैं आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो ये आपको बतलाऊंगा कि सोकिंग टेम्परेचर क्या है। नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है, नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य मैंने पहले ही बताया कि रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए 3 का C में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है नॉर्मलाइजिंग में कंपोनेंट को
निम्नतर ठंडा किया जाए। आपको पता होगा नॉर्मलाइजिंग जो होता है उसमें जो कंपोनेंट है उसको हवा में ठंडा किया जाए। देखिए 4 का डी में खुली हवा में ठंडा करना। सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस आपको मैंने तो बता दिया कि, और ये भी याद रखिएगा हीट ट्रीटमेंट के समय ओनली कार्बन परसेंट अप टू 1.7% जो होता है उनको हम ठंडा करते हैं, उनको हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिसमें कार्बन परसेंट एक बहुत ही कम होता है माइल्ड स्टील, तो इनको जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, जो ये मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बन परसेंटेज कम होता है, तो ये हीट ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस करते हैं इसमें उसी उतनी अच्छी तरह ये प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब नहीं करता, चाहे वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो हार्डनिंग प्रॉपर्टी हो। तो इन सब को हम लोग करने के लिए इसको हम लोग केस हार्डनिंग किया जाता है, ठीक है। तो केस हार्डनिंग, अब किस केस हार्डनिंग के भी बहुत पार्ट्स हैं, ठीक है। सरफेस हार्डनिंग है, ऊपर का सरफेस हार्डनिंग करना। फिर केस हार्डनिंग में जो होता है वो एक जो प्रोसेस आते हैं वो सॉलिड पैक कार्बोराइजिंग है, लिक्विड कार्बोराइजिंग है, गैस कार्बोराइजिंग है, नाइट्रेटिंग प्रोसेस है। फिर और आगे जाइएगा तो आपको बहुत सारे इंडक्शन हार्डनिंग मिलेगा, फ्लेम हार्डनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस हार्डनिंग के बारे में बताया गया, तो सरफेस हार्डनिंग देखिए अमोनिया गैस से गर्म करना। तो अमोनिया गैस में जिसको गर्म किया था वो प्रोसेस को हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस में जो होता है हम लोग अमोनिया गैस का करते हैं। इस पे कार्बन की परत, इसमें केस हार्डनिंग प्रोसेस में जो हम ऊपरी लेयर में हम लोग कार्बन की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उस कार्बन की परत जो मेटल के ऊपर चढ़ गई है उसको हार्डनिंग या प्रोसेस मीन्स अदर हीटेड प्रोसेस करके उसको उसके कोर तक पहुंचाते हैं। पर जो नाइट्राइडिंग प्रोसेस है इसमें हम लोग कार्बन की परत नहीं, इसमें नाइट्रोजन की परत चढ़ाते हैं। तो अमोनिया गैस का प्रयोग किसमें किया था, नाइट्राइडिंग प्रोसेस में। अलॉय स्टील में बहुत अधिक स्ट्रेंथ या वियर रेजिस्टेंस। जनरली हम लोग जब अलॉय स्टील्स को हम लोग जो करते हैं तब हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस करते हैं। लो कार्बन स्टील के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, पहले ही बताया। गर्म तथा ठंडक करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है, वो केस हार्डनिंग प्रोसेस में लगता है। आधुनिक मशीन टूल के गाइड वे इस विधि द्वारा उपचार किए जाते हैं, मीन्स फ्लेम हार्डनिंग। जो गाइड वे है, जो आप लेथ मशीन का गाइड वे है जिसमें क्रॉस स्लाइड या आपका क्रॉस साइड बॉडी या कैरेज मूव करता है, ठीक है। तो इनको तो आप फर्नेस में डाल के उतने बड़े चीज को, तो इनको फ्लेम द्वारा हार्ड किया जाता है और ठीक वाटर जेट के साथ फिर ठंडा कर दिया जाता है। क्वेश्चन में सीख क्या था, स्टील कंपोनेंट के बहुत उत्पादन के लिए अति उपयुक्त है इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस। इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस क्या बोलते हैं, एक कॉयल होता है, जिस कॉयल आपको पता होगा कॉयल क्या है, तार को सर्कुलर मीन्स सर्कुलर डायरेक्शन में पिछा देने की, मीन्स गोल गोल करके पिछाने की करके फिर मेटल को उस गोल गोल जो सिलेंडर के टाइप किया तो उसके अंदर से पास किया जाता है। जो इस जो तार होता है इससे हाई फ्रीक्वेंसी अप जो करंट पास होता है वो मेटल को गर्म कर देता है, फिर इसको ठंडा करने की वजह से हम लोग इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन आया वो ट्रू फॉल्स है। क्या बोला है, हार्डनिंग तथा टेम्परिंग की डबल हीटिंग विधि में हार्डनिंग प्रक्रिया के तुरंत बाद टेम्परिंग की जानी चाहिए। हाँ, अगर आपको हार्डनिंग एंड टेम्परिंग करनी है तो हार्डनिंग के तुरंत बाद आपको टेम्परिंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 करना, क्या बोला है, टेम्परिंग टेम्परेचर जितना अधिक होगा स्टील की उतना ही हार्ड होगा। गलत है, क्योंकि आपको पता होगा टेम्परिंग टेम्परेचर जो होता है वो 40 जो होता है 400 डिग्री से कम पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, देखिए केस हार्डनिंग प्रक्रिया की तुलना में सरफेस हार्डनिंग प्रक्रिया से पतली परत ही प्राप्त होती है। फॉल्स, केस हार्डनिंग प्रक्रिया की तुलना में सरफेस हार्डनिंग में उसे मोटी परत प्राप्त होती है। 1.5% कार्बन से कम वाले स्टील को केस हार्डनिंग किया के लिए उपयुक्त होते हैं। फॉल्स, ठीक है। उसके नीचे देखिए क्या बोल रहा है, लो कार्बन स्टील की सतह पर कार्बन की प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया केस हार्डनिंग प्रोसेस। टफ डक्टाइल कोर तथा बाहरी सतह कठोर वाले पार्ट को बनाने के उपयोग होने वाली विधि को क्या का नाम बताएगा, सरफेस हार्डनिंग, मींस ओनली सरफेस को हार्ड करना, सरफेस हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रहे हैं, लो कार्बन स्टील के कंपोनेंट को केस हार्डनिंग करने के लिए उपयोग होने वाली 3 प्रक्रिया क्या क्या है, कार्बोराइजिंग, टेम्परिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, कार्बोराइजिंग उपयोग होने वाले 3 कार्बोनेट मटेरियल का नाम बताइए, ठीक है। तो देखिए उसके नीचे दी गए हैं, एक सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, और एक गैस है। सॉलिड में क्या क्या लगता है, वुड, लेदर, चारकोल। लिक्विड में क्या कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड और पोरियम क्लोराइड। और गैस में मीथेन एंड प्रोपेन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। कोल्ड चीजल बनाने के लिए कितने % कार्बन की प्राथमिकता देंगे, 0.9 से 1.1%। फोर्जिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद नॉर्मलिंग क्यों की जाती है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, टू रिमूव इंटरनल स्टेट, डिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर, टू मेक द स्ट्रक्चर और टू मेक द स्टील
सॉफ्ट एंड टू इजी मिसनेबल। तो इसके चलते चलिए निमी जो असाइनमेंट का जो सीरीज लेके आया था, निमी असाइनमेंट का जो फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट का जो एमसीक्यूज थे जो निमी पैटर्न पे, वो आज खत्म होता है। फिर बोलना चाहूँगा जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रिपरेशन इसी तरह चालू रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर